वादी कश्मीर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस केसेस का हो रहा है इजाफा एक रिसर्च के मुताबिक। इसी अहम मौजू के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर रूफ अहमद आसमी साहब। सेहत के हवाले से ये अहम जानकारी है। अगर आपको लगता है ऐसी कोई अलामत आपको नमूदार हुई तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर साहिबान एक्सपर्ट से रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शुमारे में। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे आज का जो ये मौजू है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो केसेस में जो लगातार इजाफा हो रहा है ख़ासकर वादी कश्मीर में, इस हवाले से हमारे नाजरीन को अहम जानकारी फराहम कीजिए। शुक्रिया, आप यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, तो इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें मौका दे दिया। बेसिकली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की। तो इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जिसमें माइलिन एक शीथ होता है जो नर्व्स को कवर करता है, उसका मतलब उस माइलिन को डैमेज होता है जिसको हम डीमाइलिनेशन भी कहते हैं। अब ये डीमाइलिनेशन काफ़ी वजूहात से होती है। प्राइमरी डीमाइलिनेशन ब्रॉडली हम इनको डिवाइड करते हैं प्राइमरी डीमाइलिनेशन एंड सेकेंडरी डीमाइलिनेशन में। तो हम जो मौजू इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइमरी डीमाइलिनेशन है जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि एक्वायर्ड है और विच इज़ अ डिसेबलिंग डिजीज़। पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी यूथ को इन्वॉल्व करती है। तो द पीपल हु आर इन देयर प्राइम एज, मतलब जैसे अगर आप देखोगे इसकी इंसिडेंस 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होती है, नौजवानों को ज़्यादा, नौजवानों में ज़्यादा पाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कोई हमारी बेटी या कोई बेटा 20, 21, 22, 25 साल का हो और वो सडनली इस बीमारी का शिकार हो जाए और वो डिसेबल हो जाए, तो उनका करियर है, जो शादी वगैरह, बच्चे, ये सारा इसमें आ जाता है। बिकॉज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्राइम ऑफ द यूथ, जहाँ पर मैरिजेस होती है, जहाँ पर जॉब लगती है, जहाँ पर आदमी मेहनत करने के इसमें होता है, बिल्कुल पेस में होता है। तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ स्ट्रक करे तो ये वाकई एक फ़िक्र करने की बात है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नौजवानों को ज़्यादा टारगेट करता है, तो आपसे जानेंगे एक अहम सवाल यहाँ पर आपसे पूछेंगे, ये जिन्स के हवाले से खाली ख़वातीन में पाया जाता है या दोनों? ख़वातीन में भी मुब्तला होते हैं इसमें और जो मर्द हजरत में उनको भी ये होता है, और आपसे जाना कि ये क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, ये जो डिज़ीज़ है बोथ मेल्स एज़ वेल एज़ फीमेल्स में होती है। तो बच्चों में भी होती है, मतलब बिल्कुल 9 साल के 6 साल के बच्चे भी अफेक्ट होते हैं, बूढ़ों में भी होती है, मतलब बुज़ुर्गों में भी हो सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम इंसिडेंस है, अगर हम ग्राफ देखेंगे, इट्स अ ग्राफ लाइक दिस, तो मैक्सिमम जो बर्डन इस डिज़ीज़ का है वो यूथ पे है, नौजवानों पे है। जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा ये बर्डन है, ऑल्दो वी कैन सी इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज भी इसकी इंसिडेंस, बट लेकिन पाया ये गया है वर्ल्ड ओवर, विच इंक्लूड्स इंडिया एंड कश्मीर ऑल्सो, कि फीमेल्स में ये डिज़ीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ख़वातीन को ज़्यादा मुब्तला करता है, ख़वातीन को ज़्यादा मुब्तला करती है और यंग फीमेल्स को ज़्यादा अटैक इसमें आता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे, अगर हम देखेंगे कुछ साल पहले ये नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामी का ऐसा कोई बीमारी वजूहात में है, ये ऐसा कोई है कि वादी कश्मीर में इसमें केसेस मुब्तला हो रहे हैं, बच्चे नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो आज इतनी राइज, अगर हम रिसर्च की आपकी बात करेंगे, आपने इस हवाले से सेमिनार भी किए, तो क्यों आपको लगता है कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? देखिए, एक बात, पहली बात ये तो है कि अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, हमारी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसीज बढ़ गई है, हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स है अब जिससे हम ये इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि एजुकेशन सिस्टम भी इतना आ गया कि हमारे पास अब सुपर स्पेशलिस्ट्स आ गए हैं जो डीएम करके आते हैं, डिफरेंट अपने मुल्क के बाहर अच्छे इंस्टीट्यूट से डीएम करके आते हैं। जैसे मैं पीजीआई चंडीगढ़ से आ गया हूँ, एम्स से आते हैं हमारे बच्चे पढ़ के। तो अवेयरनेस बढ़ गई है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ गई है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमने देखा है कि इसकी इंसिडेंस थोड़ी सी ट्रेंड इसकी बढ़ गई है और उसके कुछ वजूहात हो सकते हैं जो हम रिसर्च भी देख रहे हैं। अगर रिसेंटली जब मेरी ये प्रेजेंटेशन थी तो मैंने गूगल स्कॉलर, पबमेट वगैरह पे रिसर्च किया था। आई फाउंड अराउंड 136 आर्टिकल जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे ही था।
एंड इट्स डेफिनेटली मतलब जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ठोस हमें सबूत मिल रहे हैं कि एक वजह ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जस्ट टू नेम फ्यू, जैसे हैवी मेटल्स है या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, पार्टिकुलेट मैटर है। मोस्ट ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स जो हमारे एयर पोल्यूशन है ये तो या इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं, कार्स जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, अगर आप देखेंगे वादी कश्मीर में हाँ कार्स की कितनी मतलब तादाद बढ़ गई है, तो कार्स, पावर प्लांट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ दिस एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो एक एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, बाकी मैंने तो अवेयरनेस बता दिया। थर्ड थिंग इज़ कि विटामिन डी डिफिशेंसी, चूँकि हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, हमारे यहाँ पर सर्द मुल्क है, 6 महीने तो हमारी सर्दी ही रहती है, और बाकी 6 महीने में जो सनलाइट थोड़ी सी होती है उसमें भी जो हमारा यूथ है, काम करने वाले बच्चे या तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो उनको एक्सपोजर टू सनलाइट उतना है नहीं। तो ये एक वजह है विच इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि विटामिन डी डिफिशिएंसी से हो सकता है। दीज आर सम थिंग्स विच आर ट्रीटेबल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए हम काम कर सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ हमारी जो लाइफस्टाइल भी चेंज हुए हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे डाइटरी हैबिट्स, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। कुछ वायरल डिजीज़ है जिसमें एक वेरिसला जोस्टर वायरस है विच इज़ कॉमनली नीन, देयर आर एप्स्टेन बार वायरस, कुछ और वायरसेस है विच इज़ थॉट कि वायरस इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में ये जो अपनी एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अपने ही इम्यून सिस्टम, ये जो अपना इम्यून सिस्टम है अपने ही इस माइलिन को अटैक करते हैं और इस माइलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस प्रोग्राम आपकी वसादत से हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छे कर लें, अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें, अगर हम ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स कम कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, जो इसके रेगुलेशंस रूल्स हों, तो इस डिज़ीज़ की इंसिडेंस हम काफ़ी कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल पूछेंगे, जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या अर्ली सिम्टम्स आ जाते हैं और कौन सी अलामत उनमें पहले पाई जाती है जिससे उनको लगेगा कि नहीं ये अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मुब्तला हो चुके हैं? देखिए ये जो बिल्कुल ये जो एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक रिलैप्सिंग रेमिटिंग डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि इसमें अटैक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक अटैक न्यूरोडेफिसिट का आ गया, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद दूसरा अटैक आ सकता है, साल के बाद तीसरा अटैक आ सकता है। तो अटैक इन द सेंस कि या तो किसी की आई साइट लॉस हो जाएगी, सडनली पेशेंट रात को सोता है बिल्कुल ठीक से, बच्चा हमारा सोता है, रात को सुबह उठ के वो कहता है मुझे एक आंख से धुंधला दिखाई देता है, तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ये एक अलामत हो सकती है। दूसरी है कि एक पासा इंसान का बैठ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। थर्ड थिंग इसकी स्पीच ख़राब हो जाएगी। फोर्थ थिंग कि इसकी इम्बैलेंस इसको हो जाएगा या चक्कर आने लगेंगे। तो ये सारे अलामत सिम्टम्स है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये जो सिम्टम्स है इसका मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है। ये स्ट्रोक की अलामत भी हो सकते हैं, ये किसी और डिज़ीज़ के भी अलामत हो सकते हैं। लेकिन अगर ये साइन सिम्टम्स हों तो ये न्यूरोलॉजिस्ट ही बता सकता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है या कोई और डिज़ीज़ है, बिकॉज ये तो साइंस है। लेकिन फिर डायग्नोज करना हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स होते हैं टू डायग्नोज। लेकिन जब भी किसी बच्चे को या यंग एडल्ट फीमेल या मेल को ऐसे सिम्टम्स हो, विजुअल लॉस हो, इम्बैलेंस हो, चक्कर आना हो, ज़बान लड़खड़ाए या जिसको हम डिसआर्थरिया कहते हैं, या सेंसरी सिम्टम्स हो, एबनॉर्मल सेंसेशंस, ये जब भी एक्यूटली आए, एक्यूटली मींस विद इन 24 आवर्स, अगर किसी बंदे को ये सिम्टम्स आए तो इसको इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट का रुख करना चाहिए। इमीडिएटली क्या, मैं तो कहता हूँ अगर ये साइंस हो तो विद इन नो टाइम दे शुड कम टू द टर्शियरी केयर सेंटर, क्योंकि ये स्ट्रोक की अलामत भी हो सकती है। और इस प्रोग्राम से मैं ये बताऊं कि स्ट्रोक में अगर एक्यूटली आप विद इन 2-3 आवर्स हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कहते हैं, जो हम उस वक्त दे सकते हैं और स्ट्रोक पेशेंट का वो जो ब्लॉक है उस वक्त निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद आएंगे, उसके बाद वो दवाइयाँ असर नहीं करती है। तो वैसे ही ये जो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज़ है, ये एक इमरजेंसी हमेशा इमरजेंसी रहती है। जब भी किसी को न्यूरो डेफिसिट हो, विजुअल लॉस हो, इमीडिएटली उनको टर्शियरी केयर सेंटर का रुख करना चाहिए। जब हम डॉक्टर का नाम सुनते हैं, ये लफ्ज़ सुनते हैं, तो इंसान में एक उम्मीद आ जाती है।
हर मर्ज़ का दवा होता है, तो इस मर्ज़ का क्या दवा है, कैसा ट्रीटमेंट? देखिए फॉर्चुनेटली पहले जब मैं जब बाहर रेजिडेंसी करता था, डीएम करता था, मैं 2004 में पीजीआई चंडीगढ़ में काम करता था। उस वक्त इस बहुत हमारे लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, 2 या 3 ड्रग्स अवेलेबल थे, और वो भी मतलब जैसे हम इंटरफ्रॉन्स कहते हैं, इसमें पहले हम इंटरफ्रॉन्स देते हैं, अभी भी देते हैं, बट वो अब उनका यूज़ कम होने लगा है। तो उसमें सीरम सिकनेस होती थी, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। विद टाइम ड्यूरिंग दीज 20 ईयर्स वर्ल्ड, बिकॉज ये डिज़ीज़ इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ वाइट पीपल, अंग्रेज़ों में ज़्यादा पाई जाती है और सर्द ममालिक में ज़्यादा पाई जाती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ज़्यादा। तो इसलिए इसमें रिसर्च बहुत हो गया, बिकॉज इसमें अंग्रेज़ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। चूँकि अगर हम अपना एनवायरनमेंट देखेंगे, इफ़ यू कंपेयर, जो कश्मीर है हमारा भी यूरोपियन स्टाइल का एनवायरनमेंट है, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री से हमारा इंसिडेंस ज़्यादा ही है, बिकॉज बाकी कंट्री में तो थोड़ा सा टेम्परेट क्लाइमेट है। तो ये एक कि इन 2 डिकेड्स में काफ़ी सारे नए ड्रग्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है, ट्रीटेबल है। हम खाली अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसे सिम्टम्स अगर हों तो जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लीजिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब, आपसे आखिर में पूछेंगे, आप काफ़ी टाइम से वादी कश्मीर में पेशेंट्स को देखते हैं, अपनी जो खदमात है वो अंजाम दे रहे हैं, आखिर में वादी कश्मीर के आवाम के लिए क्या ख़ास मैसेज रहेगा? मैं अपने लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल मेडिकल साइंसेस काफ़ी एडवांस्ड है, हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, जो भी वर्ल्ड ओवर ट्रीटमेंट इस डिज़ीज़ के लिए अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे, मतलब अगर हम यहाँ भी देखेंगे इक्विपमेंट कितना नया आ रहा है, तो बहुत सारे, इवन अगर हम कल ही हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे, एक मतलब जीएमसी अनंतनाग गए थे, हमारा एक टीम गया था टू लुक कि वहाँ पर हम न्यूरोलॉजिकल फैसिलिटीज़ कैसे इंप्रूव करें। तो आई वाज सो मच हैप्पी कि मैंने वहाँ देखा सीटी स्कैनर भी है, ईईजी भी है, नर्व इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। तो गवर्नमेंट इतना सारा कर रही है, इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो लोगों को चाहिए कि इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, इनका फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक हमारा कलेक्टिव एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको कम कैसे कर लें। जैसे हम गाड़ियाँ बहुत यूज़ करते हैं, कार पूलिंग कर सकते हैं, या जहाँ पर भी हमसे हो सके पेड़ लगाएंगे, ट्रीज़ लगाएंगे। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कलेक्टिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कम होनी चाहिए। सन एक्सपोजर कर लेंगे, अपने बच्चों को लाइफस्टाइल थोड़ा सा जंक फूड कम, एक्सरसाइज ज़्यादा, हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है। अवेयरनेस बस इस प्रोग्राम से हम करना चाहते थे कि घबराने वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल डिजीज़ है जिसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट से काफ़ी डिसेबिलिटी कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर रऊफ़ आसमी साहब, जो वादी कश्मीर में काफ़ी टाइम से अपनी खदमात जो है अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आप तक हम आगाही पहुँचाएँ, आप बाखबर हो, मज़ीद तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। ज़रूर देखते रहिए ज़ामिन पीरज़ादा के साथ ENN न्यूज़। अल्लाह निगहबान।